कुमार, स्वागत है रेनेशा आईएएस में। चलिए, जेपीएससी मुख्य परीक्षा की तैयारी आप लोग तीव्र गति से आगे बढ़ा रहे होंगे, इसे एक मिशन के रूप में आगे बढ़ा रहे होंगे और निश्चित रूप से जो आज पसीना बहाएंगे उनको एग्ज़ाम हॉल में अपने प्रश्न देखकर पसीना आने का सवाल ही नहीं है। आज जो आराम करेंगे एग्ज़ाम हॉल में पसीना आएगा ही, है ना, इसमें कोई दो मत नहीं है। आपका पीटी में कितना स्कोर हो गया है, 300 पार कर गया है कि 275 कि 280 पार कर गया है, कोई मैटर वो सबब नहीं रखता है। पार हो गया है, अब सेलिब्रेट 1-2 दिन चलता है। अगर अभी तक आप सेलिब्रेट कर रहे हैं तो आपका स्कोर जो है बेकार है ना। अभी भी समय है, अपने तैयारी में लग जाइए, बेहतर रहेगा। अन्यथा इतना सारा मेहनत करके इतना सारा स्कोर किए, सारा का सारा बेकार हो जाएगा और 240-45 वाले भी आपसे आगे चले जाएंगे मुख्य परीक्षा में। तो यहाँ पर मुख्य परीक्षा के उत्तर लिखने के दौरान मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी समस्याएं कैंडिडेट्स को आ रही है। खास करके प्रश्न के अलग अलग पार्ट्स के संबंध में काफ़ी कन्फ्यूजन है। नए कैंडिडेट्स को, जो एक्सपीरियंस्ड हैं उनमें भी कहीं कहीं कन्फ्यूजन है, थोड़ा बहुत कुछ किसी सेक्शन में। लेकिन जो नए हैं काफ़ी जो है आपके मेहनती हैं, लेकिन उत्तर को कैसे शुरुआत किया जाए, उसका क्या कंसेप्ट होना चाहिए, थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट कर ही देता है। सभी के साथ ऐसा होता है, इसमें घबराने वाली कोई भी बात नहीं है, इसे ध्यान रखिएगा। इसलिए मुख्य परीक्षा के उत्तर कैसे लिखें, इसका वीडियो तो मैं काफ़ी 6-7 महीना पहले ही बना चुका था, काफ़ी डिटेल आंसर बना चुका था। और जो भी कैंडिडेट हमसे जुड़े हुए हैं, प्रत्यक्ष रूप से पर्सनल गाइडेंस ले रहे हैं, उनमें से कई कैंडिडेट्स के आंसर काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। उनमें से कुछ आंसर आपको यूट्यूब पर मैं ज़रूर मौका मिला तो दिखाऊंगा कि किस तरीके से किसी प्रश्न का उत्तर लिखने से ज़्यादा मार्क्स आता है और किस तरीके से अगर आप लिखते हैं उत्तर तो कम मार्क्स आता है। ठीक है, दोनों सिचुएशन को मैं दिखाऊंगा, फिर आप खुद तुलना कर लीजिएगा कि ज़्यादा मार्क्स और कम मार्क्स में परीक्षक भेदभाव नहीं करते हैं, इसको दिमाग से निकाल दीजिए। आप हिंदी मीडियम के हैं, इंग्लिश मीडियम के हैं, उससे कोई मैटर नहीं करता है। इसको एकदम मीडियम टाइप का चीज़ को पहले तो दिमाग से हटाइए, उसकी जगह जो है अपनी जो कमियां हैं उस पर ध्यान दीजिए, तो बहुत कुछ सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? तो जब आप अच्छे उत्तर और एक जो है खराब उत्तर दोनों जब साथ आप देखते हैं तो निश्चित रूप से आपको जो है एक अंतर फील होता है कि आखिर इससे क्यों ज़्यादा नंबर मिला, इससे क्यों नंबर मिला। और इसके लिए कोई परीक्षक तो बाद में है, सबसे बड़ा परीक्षक जो है आप अपना खुद हैं। अगर आपको पसंद नहीं आया आपका उत्तर तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। आपको पसंद आ गया, आप अंदर से सेटिस्फाइड हो गए कि हाँ हम जो है अच्छा उत्तर लिखे हैं, एकदम विश्वास रखिए, 1000% कन्फर्म आप रहिए कि आपका अच्छा नंबर उस प्रश्न के उत्तर में आएगा। तो हमारे द्वारा जो है आज से एक श्रृंखला टाइप का शुरू किया जा रहा है। 3-4 पार्ट जो होते हैं मुख्य परीक्षा में उत्तर लेखन के लिए, तो सारे पार्ट्स पर मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको डिस्कशन करके समझाऊंगा कि किस तरीके से क्या क्या ध्यान रखना है, कैसे लिखना है। उसी के तहत जो है आज शुरुआत में कर रहा हूँ भूमिका का। ठीक है, ऐसे तो आम जीवन में, दैनिक जीवन में बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि भूमिका बांधते रहते हैं। ठीक है, ये तो मुहावरा भी है, आप समझ ही रहे हैं, है ना। किसी से काम निकलवाना हो या आपसे कोई गलती हो गई हो, है ना, या बहुत अलग अलग अवसरों पर भी आप भी भूमिका बांधने में कहीं भी पीछे नहीं रहते हैं। लेकिन ये सिविल सेवा का भूमिका है। ठीक है, सिविल सेवा के उत्तर का भूमिका है। अगर यहाँ पर आपने अच्छा भूमिका बांध लिया तो आप ऑफिसर बन सकते हैं, और यहाँ पर भूमिका नहीं बांध पाए तो आप दौड़ से बाहर हो जाएंगे, है ना। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपके समक्ष एक प्रश्न आता है आप शुरुआत करते हैं भूमिका से। जब टीचर यानी कि एग्जामिनर जो हैं चेक करते हैं आपके कॉपी, सबसे पहले वो देखते हैं आपके भूमिका, है ना। आप भूमिका का महत्व समझ रहे होंगे कि कितना अधिक महत्व है। भूमिका सही तो सब सही,
भूमिका गलत तो आपका सब गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो उसी भूमिका पर हम लोग जो हैं आज चर्चा करने वाले हैं। ध्यान से इस क्लास को देखिए, बहुत लाभ होगा। और जो जो आज मैं बताऊंगा, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का मुख्य परीक्षा में आप उत्तर लिख रहे हो, हर जगह ये काम देगा। जो भी मैंने आज काफ़ी मेहनत के साथ आपका ये भूमिका का क्लास तैयार किया है, जल्द ही आपका मेन बॉडी पार्ट, मिडिल सेक्शन जो होता है और कंक्लूजन का भी आपका क्लास मैं देने का प्रयास करूंगा। तो इसको आज ध्यान से देखना है, इसको सिर्फ देखना नहीं, फॉलो भी करना है। सिर्फ जेपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बीपीएससी, आईएएस, जितने भी पीसीएस हैं, जहाँ भी मुख्य परीक्षा सब्जेक्टिव पार्ट्स की तरह होते हैं, वहाँ के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और जिनको सिविल सेवा की तैयारी करनी है, बैचलर से ही एक अच्छा उत्तर लिखने का प्रयास करना चाहिए, है ना। अगर बैचलर से ही आप सिविल सेवा की तरह उत्तर लिखने का प्रयास करने लगते हैं तो आगे का रास्ता जो है आसान हो जाता है। क्योंकि मुख्य परीक्षा प्रीलिम्स सबसे कठिन है, लेकिन मुख्य परीक्षा प्रीलिम्स सबसे कठिन है, उसको आप पार कर जाते हैं तो फिर कोई कंपटीशन नहीं है। अगर मुख्य परीक्षा की आपकी सामान्य तैयारी भी है तो, है ना, लेकिन लिखने का तरीका आना चाहिए, है ना। क्योंकि मुख्य परीक्षा में चाहे कोई भी आयोग हो, जितना सीट है उससे थोड़ा सा ज़्यादा 100-200 जोड़ लीजिए, उतना में ही कंपटीशन होता है ना। क्योंकि 4000 रिजल्ट आए मुख्य परीक्षा के लिए, चाहे 10,000 लोगों को बैठने का मौका मिले, कंपटीशन वही 500,000 लोगों में होता है। क्योंकि मुख्य परीक्षा में लेखन कोई नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। एक बहुत ही टफ पार्ट है, चाहते भी हैं तो सही डायरेक्शन नहीं होता है। कहाँ से शुरुआत करें वहीं फंस जाते हैं। यही शुरुआत जो देगा आपको भूमिका देगा, ठीक है। अब आइए भूमिका पर हम लोग आते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इसका परिभाषा क्या है, ठीक है। भूमिका क्या है, क्वेश्चन आएगा तो उसमें भी तो भूमिका लिखना होगा ना। तो परिभाषा में अगर बात किया जाए तो भूमिका में आपको सबसे पहले उसका परिभाषा देना होगा। तो भूमिका क्या होता है, तो किसी भी प्रश्न को एक सही शुरुआत देने के लिए और सही दिशा देने के लिए जो कुछ शब्दों के एक आपका पैराग्राफ लिखे जाते हैं उसे भूमिका कहते हैं, ठीक है। इनकी जो अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए, 25 से 40 वर्ड्स फॉर लॉन्ग क्वेश्चंस, है ना। बाकी उस पर डिटेल में बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक अच्छा शुरुआत और दूसरा सही दिशा फील हो जाना चाहिए परीक्षक को। आपका भूमिका देख करके ही समझ जाएगा परीक्षक कि आप प्रश्न को समझे हैं या नहीं समझे हैं, ठीक है। अब आएगा कि आपका अकबर की उपलब्धि, है ना। तो अकबर की उपलब्धि में एक सामान्य भूमिका होगा, ठीक है, जो उसका साम्राज्य विस्तार का कुछ पॉइंट्स डाल सकते हैं, उसके प्रशासनिक कुछ पॉइंट्स डाल सकते हैं, प्रशासनिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में या फिर सांस्कृतिक क्षेत्र में कुछ भी एक संक्षिप्त लिखते हुए आप एक भूमिका लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जहां मूल्यांकन आएगा तो एक लाइन आपको प्लस या माइनस भूमिका का उसका उपलब्धि के साथ साथ लिखना ही होगा, है ना। तो मूल्यांकन क्या होता है उस पर तो बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन भूमिका में अकबर का जो भी आपका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक क्षेत्र में योगदान था उसके साथ यह भी लिख देना है। कुछ भी आप लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि यही आप लिखिए, ठीक है। बहुत सारा, हजारों तरीका है लिखने का। आप यह भी लिख सकते हैं किसने जो मुगल साम्राज्य की सुदृढ़ीकरण में भूमिका निभाई, ठीक है, वह मुगल साम्राज्य के स्थायित्व में सहायक रहा और मुगल साम्राज्य का अस्तित्व जो था 1862 तक रहा, ठीक है। अकबर के योगदान को मूल्यांकन टाइप का कुछ हो गया तो उससे परीक्षक को फील हो जाएगा कि मूल्यांकन का उत्तर लिख रहा है और ये समझ चुका है कि मूल्यांकन करना है, क्लियर। तो भूमिका से सिर्फ एक सही शुरुआत नहीं देना है बल्कि दिशा भी फील हो जाना चाहिए, ठीक है, कि किस दिशा में आप जा रहे हैं। तो क्वेश्चन कुछ भी रह सकता है, किसी भी सब्जेक्ट का रह सकता है, लेकिन भूमिका लिखने का जो तरीका होता है वो आपका एकदम यूनिवर्सल है। अगर आज के क्लास को आप समझ गए तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगा। विषय और भूमिका, क्या अलग अलग विषयों के साथ भूमिका में चेंजिंग आते हैं? मूल रूप से मैं कहूँ तो कोई चेंजिंग नहीं आते हैं। अगर आप भूमिका को समझ जाएंगे आज तो कोई चेंजिंग नहीं है, सब में लिखने का तरीका
वही है। लेकिन थोड़ा सा अगर और ज़्यादा हम व्यापक की जगह संकुचित दृष्टिकोण से सोचें तो थोड़ा बहुत चेंजेस आते हैं, है ना। जैसे इतिहास में तो ऐतिहासिक आपको उदाहरण देना होगा, ऐतिहासिक शुरुआत करनी होगी जो क्वेश्चन के अनुसार। इतिहास का थोड़ा सा पहले से लेते हुए भूमिका को आप शुरू कर सकते हैं। इतिहास के टॉपिक को जो क्वेश्चन आया, क्वेश्चन बना आखिर क्यों, है ना, ये क्वेश्चन बनने का रीजन क्या था, वहाँ से जोड़ के लिख सकते हैं। वही पॉलिटी में आप जाते हैं तो आर्टिकल से शुरू कर सकते हैं, है ना। स्वतंत्रता का अधिकार से रिलेटेड क्वेश्चन आया तो उसका आर्टिकल से एक अच्छा स्टार्ट दे दीजिए। कोई केस से स्टार्ट कर सकते हैं, जनहित याचिका का प्रश्न आया हो, न्यायिक सक्रियता का प्रश्न आया हो, तो किसी केस से आप शुरुआत कर सकते हैं, तो एक अच्छा शुरुआत माना जाता है। ज्योग्राफी का अगर कोई प्रश्न है तो किसी प्रसिद्ध भूगोलवेता के स्टेटमेंट से शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ तक कि जब प्रैक्टिस के दौरान आप उत्तर लिखते हैं, है ना, तो एट ए टाइम आपको लगा कि इस प्रश्न से रिलेटेड काश से कोट्स रहता, है ना, काश से एक जो है किसी महान व्यक्तित्व का स्टेटमेंट रहता है, एट ए टाइम गूगल कीजिए और उसको यूज कर लीजिए, ठीक है। मार्क्स को बढ़ा देता है और सबसे अच्छा पॉजिटिवनेस क्रिएट कर देता है परीक्षक के मन में। भूमिका का एक अच्छा शुरुआत होता है जिससे कि आपको आगे वो बहुत पॉजिटिवली आपके आंसर को देखता है और अच्छे मार्क्स आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स से तो इकोनॉमिक्स से किसी रिपोर्ट डाटा, है ना, किसी खास रिपोर्ट से, वर्ल्ड बैंक का, IMF का, भारत का रिजर्व बैंक का, वहाँ से आप एक अच्छा शुरुआत दे सकते हैं। तो एट ए टाइम आप सोचिएगा कि एग्ज़ाम हॉल में सब करेंगे, वो सब नहीं होता है ना। नहीं, ये सब चीज़ घर में करके जाइएगा प्रैक्टिस के दौरान ना, वहाँ पर वही एक शैली फिर बचता है ना। ऐसे टाइप का लिख करके आइएगा और कटअप से 20-30 नंबर अपना पीछे रहिएगा। मुख्य परीक्षा का कटअप जो होता है इंटरव्यू कॉल के लिए, या फिर किसी तरह कॉल हो गया 5-10 नंबर आगे भी चले गए तो फाइनल लिस्ट में नहीं आइएगा, है ना, उसके लिए रेडी रहना होगा फिर। तो ये सब जो मैं बता रहा हूँ सब प्रैक्टिस के दौरान करना है, उसके बाद ही एग्जाम हॉल में हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। लिखना क्या जरूरी है भूमिका, ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो भूमिका जो है आपका लिखना जरूरी भी है और नहीं भी है। मान लीजिए एक लॉन्ग क्वेश्चन है, वहाँ आप एक अच्छा स्टार्ट नहीं देते हैं तो सही नहीं माना जाएगा। अगर आपका 40 मार्क्स का प्रश्न आया है JPSC में तो भूमिका लिखना ही होगा। अब IAS में 150-250 मार्क्स का वर्ड्स में आता है, वहाँ भूमिका नहीं भी लिखते हैं, सीधे स्टार्ट कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टार्ट का तरीका थोड़ा अलग होना चाहिए। लेकिन JPSC में ही अगर 20 मार्क्स का आता है, 350 वर्ड्स तक के जहाँ पर आपको लिखने हैं, वहाँ पर आप लिख भी सकते हैं, लेकिन जो ये वर्ड्स की संख्या है 25 से 40, ये 10 से 20 में चला जाएगा। अथवा आप नहीं भी लिख सकते हैं। कब नहीं लिख सकते हैं? तब जब प्रश्न जो है शिवाजी के सैन्य उपलब्धियों का मूल्यांकन करें, इस टाइप का है। तो मान लीजिए यहाँ पर मूल्यांकन भी आपको करना है, सैन्य उपलब्धि भी उनका देना है। 2-2 पार्ट तो प्रश्न का ऐसे ही हो चुका है। अब उसमें आप भूमिका भी लिखिएगा, फिर सैन्य उपलब्धि क्या क्या था वो भी लिखना है, फिर मूल्यांकन भी करना है, तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वर्ड्स लिमिट जो है आपका भागने लगेगा। उससे अच्छा भूमिका मत दीजिए। समझ गए होंगे भूमिका कब नहीं लिखना है और कब लिखना है। जब मटेरियल आपके पास किसी टॉपिक का बहुत ज़्यादा हो, वर्ड संख्या कम उपलब्ध हो, आपके पास कम मार्क्स वाला लिखना है, समय कम उपलब्ध हो, तो ऐसी सिचुएशन में भूमिका लिखने से आपको बचना चाहिए। अब आइए क्या न करें, है ना। क्या करें से इम्पोर्टेंट होता है, क्या न करें, क्लियर, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जैसे सिविल सेवा में क्या पढ़ें से इम्पोर्टेंट है क्या न पढ़ें, क्योंकि क्या न पढ़ें है 99%, ठीक है, और क्या पढ़ें जो है वो 1% है। यही 99% जो है हर जगह
आपको पढ़ाया जाता है, आप पढ़ते हैं, इसलिए रिजल्ट आना जो है बहुत टफ हो जाता है। काफ़ी मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट नहीं आता है। इसलिए यहाँ पर भी इम्पोर्टेंट है भूमिका लिखने के दौरान क्या न करें। पहला, पैरा चेंज मत कीजिए, है ना, बहुत अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है इसका। चूँकि 30-40 वर्ड लिखना ही है, उसमें भी पैराग्राफ चेंज करिएगा। वहाँ प्रेजेंटेशन दिखाने का प्रयास मत कीजिए। पैरा चेंज के साथ साथ अंडरलाइन आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप नहीं चेंज कर सकते हैं। कुछ विशेष परिस्थितियों में पैरा चेंज कर सकते हैं। उदाहरण अगर लिखना है ना, शेरशाह का ही जैसे एक बहुत ही प्रसिद्ध स्टेटमेंट है शेरशाह के बारे में, है ना, कि वह युद्ध नहीं विजय चाहता था। क्लियर, विजय एनी हाउ हमको प्राप्त करना है, चाहे युद्ध करना पड़े या ना करना पड़े, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि बिना युद्ध का ही विजय प्राप्त हो जाए। शेरशाह का ये कंसेप्ट था। अगर आप उससे शुरुआत कर रहे हैं, उसके किसी प्रश्न का, युद्ध नहीं विजय, उसके साम्राज्य विस्तार से रिलेटेड कुछ आया है, तो उससे शुरुआत आप भूमिका कर सकते हैं। तो उसको जो है इन्वर्टेड कोमा में लिख सकते हैं आप, है ना, समझ गए ना। 2-3 लाइन लिखें, फिर नीचे जो है इन्वर्टेड कोमा में आप उसको युद्ध नहीं विजय, उसको एक लाइन में मत लिखते जाइए। कोई भी स्टेटमेंट को एक लाइन में लिखिएगा और ज़्यादा अच्छा प्रभाव उत्पन्न नहीं करेगा। ये सब आपका एक्सेप्शन केस है। क्लिष्ट शब्द का प्रयोग ना करें, है ना। देखिए यहाँ पर जो है टफ वर्ड्स चुन चुन करके आपको कलेक्शन नहीं रखना है। जिसको समझना, परीक्षक हैं, आप ज्योग्राफी चेक कर रहे हैं, तो उनको ऐसा थोड़ी है कि हिंदी का एकदम डिक्शनरी वो पढ़ के आए हैं कि आपका टफ वर्ड्स को भी वो नहीं समझेंगे, उनका मूड जो है ख़राब होगा। भूमिका में ही आपने मूड खराब कर दिया तो आगे उस क्वेश्चन पर क्या हश्र होने वाला है मार्क्स का, आप खुद जान लीजिए। क्लिष्ट वर्ड का नहीं, मानक शब्द का प्रयोग करना है, स्टैंडर्ड वर्ड का। चाहे हिंदी मीडियम हो, आप इंग्लिश मीडियम हो, स्टैंडर्ड वर्ड्स मीन्स होता है जो कि आम शिक्षित वर्ग में प्रचलित है ना। इसका अर्थ नहीं है कि आप बाजारू शब्दों का प्रयोग करने लगिए, है ना। तो वर्ड्स शब्द चयन में आपको बहुत सावधानी रखना होगा। ये लिखने के दौरान ही आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। यानी कि ना टफ वर्ड यूज करना है, ना बाजारू शब्द यूज करना है। जो आम बोलचाल में यूज होता है वो भी नहीं करना है, न ही ऐसा करना है जो आम बोलचाल शिक्षित वर्ग के द्वारा भी सामान्य रूप से यूज नहीं होता है। आप साहित्यिक शब्द यूज कर रहे हैं, पर्यायवाची शब्द यूज कर रहे हैं, जिसका प्रयोग जो है कहीं होता ही नहीं है अध्यापन में, शिक्षण में, ठीक है। कुछ सीमित लोग ही उस शब्द को, अब वो आपका गूगल करके वो चेक नहीं करेंगे कि आप जो शब्द लिखे हैं उसका अर्थ क्या है। इसका ऐसा मत रखिएगा, ठीक है। ये सब इससे बचना है आपको। सतही नहीं, इट मीन्स पहले प्रश्न को 2-3 बार तो जरूर पढ़ लीजिए। कोई बहुत बड़ा प्रश्न तो रहता नहीं है मुख्य परीक्षा में, 2 लाइन 1 लाइन का रहता है। उसको बार बार पढ़िए, एक प्लान बनाइए कि भूमिका हमको कैसे लिखनी है। अगर आपको खुद पढ़ने के बाद अच्छा नहीं लग रहा है तो बेकार है वो भूमिका, है ना। और ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम हॉल में रफ में 2-4 बार प्रैक्टिस कर रहे हैं भूमिका, उसके बाद फिर फाइनल किए लिखें, इतना समय तो होता नहीं है ना। हाँ, घर में जब प्रैक्टिस करते हैं तो इतना समय होता है। तो घर में रफ में प्रैक्टिस कीजिए। सतही नहीं होना चाहिए, हल्कापन नहीं होना चाहिए भूमिका में, है ना। पढ़ने वाला बस पढ़ने के बाद आपके भूमिका का दीवाना हो जाए, इस टाइप का कुछ होना चाहिए, है ना। उसके लिए जो ऊपर बताया गया है उसको भी ध्यान रखना है। केयरलेस टाइप का वहाँ पर कुछ भी लिख देना है और आगे बढ़ जाना है, हो गया भूमिका, वो भूमिका नहीं होता है ना। तो उसको बार बार प्रैक्टिस करना होगा। घर में नहीं पसंद आया तो फिर से लिखिए। आपको पहला काम है, आपको आपका आंसर पसंद आना चाहिए, अन्यथा आपको नहीं पसंद आया तो चेक करने वाला को नहीं पसंद आएगा, है ना। लिख लीजिए, इस चीज़ को एकदम दिमाग में अच्छा से बैठा लीजिए। क्या ध्यान रखें अब, ठीक है, क्या नहीं करना है, हो गया। टॉपिक पर कमांड, जिस क्वेश्चन का आप उत्तर लिखने को जा रहे हैं और उसका टॉपिक पर ही कमांड नहीं है तो भूमिका भूल जाइए कि आप अच्छा लिख पाएंगे, है ना। इसलिए पहला काम है टॉपिक पर ज़बरदस्त कमांड होना चाहिए। देख करके भूमिका नहीं लिखा जा सकता है। टॉपिक को उस समय देख लिए एक बार फिर लिख दिए, अच्छा नहीं लिखाएगा।
टॉपिक के हर पहलू को आप समझ चुके हैं और उसके बाद आप सोचते हैं कि जो प्रश्न आपने देखा उसका डिमांड क्या है, उसके अनुसार 2-3 लाइन आप सोचते हैं, ठीक है, तब वो एक अच्छा भूमिका लिखा जाता है, ठीक है। जैसे आपका मराठा का पतन का कारण पूछ दिया गया है ना, तो मराठा का पतन का कारण क्या है, क्लियर। तो जब मराठा के पतन का कारण सिंपल पूछता है ना, खास करके पीसीएस में पूछ देगा मराठा के पतन के कारणों का विवरण दें, बहुत तो पीछे थोड़ा सा टेल्स जोड़ देगा, है ना, थोड़ा सा टेल्स जोड़ देगा। क्या जोड़ देगा कि इसका आलोचनात्मक विवरण दें, इसका मूल्यांकन करें, मराठा के कारणों का परीक्षण करें, मराठा के कारणों पर चर्चा करें, मराठा के कारणों पर विचार करें, है ना। तो वो सब तो आपका यूनिक होता है, आलोचना, परीक्षण, मूल्यांकन, वो मैं जैसे प्रैक्टिस करा रहा हूँ तो उससे धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या बिंदु को उठाया जाता है। लेकिन अगर सिर्फ मराठा के कारणों का विवरण दे भी रहेगा ना, क्लियर, अगर मराठा के कारणों का विवरण भी देना, तो अगर आप अच्छा से नहीं पढ़ें तो भूमिका लिखने में ही पसीना आपका छूट जाएगा। इतना आसान नहीं है ना। वहाँ 4 ऑप्शन थोड़ी है कि 4 ऑप्शन में एक टिक मार के बस ब्लैक कर देना है। यहाँ शुरुआत से अंत तक खुद लिखना है आपको। तो यहाँ पर जैसे मराठा के कारणों का अगर आप स्टडी नहीं किए हैं तो भूमिका भी अपने लिख पाइएगा अच्छी तरह से। इसलिए पहला काम है उसको अच्छी तरह से स्टडी करना। जब आप स्टडी करते हैं तो आपको खुद फील होगा कि मराठा के कारणों, और ऐसा नहीं कि आप स्टडी किए हैं बाजारू नोट से, है ना, गाइड से आप किए हैं तो भी अच्छा भूमिका नहीं लिख पाइएगा। इसलिए हमेशा कहा जाता है सिविल सेवा क्लियर करना है तो हमेशा ओरिजिनल बुक्स का सहारा लीजिए, ठीक है। सेल्फ स्टडी से नहीं हो सकता, ऐसा मैटर नहीं है, लेकिन ओरिजिनल बुक से सहारा लेना होगा, टाइम देना होगा। बैचलर करने में आपको 3 साल लगता है और सोचिएगा कि सिविल सेवा जो है हम 1-2 महीना में एकदम कंप्लीट करके बहुत अच्छा से कर लेंगे, तो ये संभव नहीं है। इसके लिए लंबा समय आपको मुख्य परीक्षा के लिए पहले से देना पड़ता है, अगर खुद सेल्फ स्टडी आप करना चाहते हैं तो, ठीक है। अन्यथा फिर अच्छे गाइडर की जरूरत पड़ेगी, सिंपल सा मैटर है। तो अब पतन का कारण अगर पूछा जाता है तो आप जो है अगर स्टडी कर लिए हैं तो वहाँ पर देखिएगा कि आंतरिक जो प्रॉब्लम्स थे उनके, उसी से वे पतन के शिकार हुए थे, ठीक है, न कि बाह्य प्रॉब्लम्स। अगर आप सामान्य रूप से स्टडी किए हैं तो भूमिका में क्या लिखिएगा, मराठों का पतन पानीपत के युद्ध से शुरुआत हो चुका था और अंग्रेजों के साथ संघर्ष ने इसके पतन को अवसंभावी बना दिया, ठीक है। इस टाइप का कुछ लिखिएगा। लेकिन आपने गहराई से स्टडी किया है तब आप लिखेंगे कि मराठों के पतन में बाह्य कारकों का बहुत ज़्यादा योगदान नहीं था, वास्तव में मराठों के पतन में आंतरिक कारकों का योगदान था। आंतरिक कारकों में इसकी संघीय व्यवस्था अथवा उत्तर की ओर विस्तार करना, ठीक है, उससे शामिल किया जा सकता है। ये ज़्यादा प्रभावी भूमिका होगा, क्लियर। दूसरे ये भी तरीके से आप लिख सकते हैं, ज़्यादा स्टडी किए हैं तो, ठीक है, कि शिवाजी ने जिस मराठा साम्राज्य की सुदृढ़ता के साथ स्थापना की थी, उसके महत्वाकांक्षी उत्तराधिकारियों के कारण कुछ गलत निर्णय लिए गए, ठीक है, जिसके कारण मराठे जो है पतनोन्मुख हुए। एक गलत निर्णय में ही आपका आ जाएगा संघीय व्यवस्था और उत्तर की ओर सीमा जो आपका था, प्राकृतिक सीमा विंध्य था, उसको जो है क्रॉस करना नॉर्थ की ओर, ठीक है। अब आप अगर इसको भी लिखते हैं और स्टडी नहीं किए हैं तो अयोग्य उत्तराधिकारी यूज कीजिएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि बाजीराव प्रथम को अयोग्य बोलना, बालाजी बाजीराव को अयोग्य बोलना कहीं से उचित नहीं है। बालाजी विश्वनाथ को अयोग्य बोलना, इस 3 पेशवा को तो आप अयोग्य बोल ही नहीं सकते हैं, कहीं से उचित नहीं है। हाँ, उन्होंने गलती किया था, ठीक है, लेकिन योग्य लोग भी गलती करते हैं, क्लियर, इसमें कोई दो मत नहीं है। योग्य लोगों से भी गलती होती है, तो क्यों गलती होती है? वो घमंड से गलती हो सकता है, अति महत्वाकांक्षा से गलती हो सकता है, ठीक है। औरंगजेब को अयोग्य आप नहीं बोल सकते हैं, योग्य था, लेकिन गलतियां उसने काफ़ी कुछ की, ठीक है। तो योग्य लोग से गलती नहीं हो सकता, ऐसा तो कुछ नहीं है।
तो देखिए शब्द चयन यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि महत्वाकांक्षी की जगह जो है आप महत्वाकांक्षी शब्द की जगह अयोग्य शब्द यहाँ यूज कर देंगे, इट मीन्स परीक्षक आपको पकड़ लेगा, है ना, कि स्टडी अच्छा से नहीं किया है। क्लियर, इसलिए अयोग्य बोल रहा है। प्रथम 3 पेशवा को अयोग्य आप नहीं बोल सकते हैं। क्लियर हो रहा है ना। आगे हम आते हैं शब्द चयन पर। अभी तो बात मैंने कर ही लिया, योग्य और जो क्या बता रहे थे महत्वाकांक्षी। दूसरा शब्द चयन को यहाँ से आप जोड़ सकते हैं, क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, उस पर डिटेल में मैं चर्चा कर चुका हूँ। निष्पक्षता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भूमिका लिखने के दौरान, निष्कर्ष लिखने के दौरान, पूरा उत्तर लिखने के दौरान, है ना, अगर कोई भी टॉपिक आया है, चाहे आरक्षण का टॉपिक आया हो या जो धार्मिक मुद्दों पर आया है या धार्मिक शासक पर आया है, आप किस धर्म के हैं, नहीं हैं, किस पंथ के हैं, आप आदिवासी हैं, गैर आदिवासी हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सबको साइड करके उत्तर लिखे, नहीं तो उत्तर गड़बड़ाएगा, है ना। इसको दिमाग में एकदम बैठा लीजिए। बस एक वो टॉपिक है, वह एक क्वेश्चन है और उसका उत्तर आपको लिखना है, ठीक है। वो किसी भी धर्म का था नहीं था, आपका कोई काम देने वाला नहीं है। जब अच्छा उत्तर लिखिएगा ना तब भी काम देगा, इसको दिमाग में बैठा लीजिए। क्लियर। और जो भी आरक्षण के आप पक्ष में है ना, और आरक्षण का क्वेश्चन आया और आपका जो अंदर का मन है, ठीक है, चूँकि पक्ष में है, उसी के अनुसार आप उत्तर को उतार दिए, ठीक है। बहुत अच्छा आप उत्तर लिखते हैं, प्रैक्टिस करके गए हैं। लेकिन यहाँ पर गड़बड़ाए ना, थोड़ा भी अपने विचारधारा को वहाँ पर जबरदस्ती का मत ला दिए, अपना निष्पक्ष विचार दीजिए, ठीक है, वो भी जरूरी है। स्टेटमेंट, उद्धरण, आर्टिकल्स, केसेस से आप शुरुआत कर सकते हैं। विषय भूमिका में मैं समझा चुका हूँ। इसके लिए आपको प्रैक्टिस के दौरान एट ए टाइम कहीं भी ज़रूरत पड़ता है, आप तुरंत गूगल कर लें, कुछ अच्छा स्टेटमेंट देख करके ऐड कीजिए। कुछ स्टेटमेंट खुद भी बना सकते हैं अपने अनुभव से भी, है ना। जो भी टॉपिक पढ़ने के दौरान आपको कुछ अनुभव हुआ तो एक अच्छा सा स्टेटमेंट बना के अपने अनुसार लिख सकते हैं, उसमें किसी का नाम नहीं देना है, ठीक है। प्रश्न से संबंध होना चाहिए भूमिका का। क्या चीज़ से संबंध होना चाहिए? प्रश्न से, ठीक है। अब अकबर का अगर पूछता है कि मुगल काल में सुदृढ़ीकरण में क्या योगदान रहा, आप बाबर, हुमायूं से एकदम शुरू कर रहे हैं भूमिका में, ठीक है, तो फिर जो है आपका भूमिका गड़बड़ हो चुका है। और सेंटेंस अरेंजमेंट एक और जोड़ लीजिए, सेंटेंस अरेंजमेंट, है ना। सेंटेंस शब्द चयन के साथ साथ सेंटेंस अरेंजमेंट। क्लियर। जब आप कुछ भी लाइन लिखते हैं उसको ज़रूर एक बार पढ़ लीजिए प्रैक्टिस के दौरान। पढ़ने में अगर अच्छा नहीं लग रहा है उस लाइन को रिजेक्ट कर दीजिए। एक बैलेंस्ड होना चाहिए, ठीक है। अगर अनबैलेंस टाइप का पढ़ने के दौरान फील हो गया, स्त्रीलिंग पुल्लिंग सिंपल सा फॉल्ट कर दिए, बहुत अंदर में नहीं जा रहा हूँ, ग्रामर का ऊपरी स्तर पर जो तुरंत पकड़ा जाए। क्लियर। कहीं वर्तनी भूल कर रहे हैं उसको भी जोड़ लीजिए। स्पेलिंग्स यहाँ रख दीजिए, स्पेलिंग को वर्तनी, ये पूरे उत्तर के लिए मान्य है ना। पैरा चेंज वर्तनी, भूमिका में ही आपका 2-3 ठो वर्तनी गलत है, हर्षि दीर्घिकार। हिंदी में थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम होता है तो बहुत नेगेटिव जाएगा। अगर ऐसा किन्हीं का भी प्रॉब्लम है, बचा हुआ है अभी भी, तो उन सारे वर्ड्स को कलेक्शन कीजिए जो जो गलत होते हैं। एक तरफ गलत लिखे, दूसरी ओर सही लिखे। थोड़ा मेहनत कीजिए, 1 महीना में ठीक हो जाएगा। यही सब बात करना था। भूमिका में आपको यही ध्यान देना है, फिर एक अच्छा भूमिका आप लिख सकते हैं। तनाव नहीं लेना है। कुछ कुछ बातों को ध्यान दे करके अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, सही दिशा में प्रैक्टिस करते हैं, सब कुछ फिर धीरे धीरे आसान होता जाएगा। अब हम लोग मेन बॉडी पार्ट और निष्कर्ष के बारे में फिर कभी बात करेंगे। आज भूमिका के बारे में था। आशा है कि आपको पसंद आया होगा। जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी बताएं। जेपीएससी मेंस, जेएसएससी सीजीएल और जेपीएससी प्रीलिम्स, 11वां जेपीएससी प्रीलिम्स के संबंध में
जिन्हें भी पर्सनल डायरेक्शन चाहिए मुझे मैसेज कर सकते हैं 9661163344 पर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत